नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हम साल 2024 को अलविदा कह रहे हैं और साल 2025 का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साल 2024 कई मायनों में बहुत खास रहा है। देश भर से आम लोगों के अनेक शानदार प्रयास सामने आए, जिन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। हमने अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपको ऐसी अनेक कहानियों से रूबरू कराया और ऐसी अनेक कहानियों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। तो आज पीछे मुड़कर देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी वो शानदार कहानियां रहीं जिन्हें दर्शकों का मिला भरपूर प्यार। खाने पीने के सामान को बचाने के लिए अक्सर हम लोग उसे फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज भी मार्केट में एक से बढ़कर एक शानदार उपलब्ध हैं। लेकिन हमने अपने दर्शकों को एक खबर दिखाई कश्मीर से, जहां पर लोग खाने पीने के सामान को बचाने के लिए प्राकृतिक फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं और इस खबर को दर्शकों का बहुत प्यार मिला। ये है कश्मीर के बारामूला का दूध केंद्रित गांव दुदरान। यहाँ के निवासी बिजली की खपत करने वाले रेफ्रिजरेटर पर भरोसा किए बिना अपना दूध का व्यवसाय संचालित करते हैं। इसके लिए ये लोग पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। कई दशकों से दुदरान की महिलाएं दूध, पनीर और मक्खन को सुरक्षित रखने के लिए दूध खोट का इस्तेमाल कर रही हैं। इस अनूठी पद्धति में दूध को एक छोटे प्राकृतिक गुफा जैसी संरचनाओं में संरक्षित किया जाता है, जिन्हें दूध खोट्स के रूप में जाना जाता है। ये दूध खोट मूल रूप से पत्थरों और लकड़ी से बने होते हैं, जो जानवरों को दूध और अन्य चीजों से दूर रखने के लिए बाड़ के भीतर रखे जाते हैं। ये महिलाएं सुनिश्चित करती हैं कि उनके विशेष डेयरी उत्पादों को ताजा रखने के लिए ये बिल्कुल सही तापमान पर रहे। इतना ही नहीं, ये दूध खोट्स दूध, पनीर और मक्खन सहित अपने डेयरी उत्पादों के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, वे भटकते हुए वन्य जीवों के आक्रमण से भी पशुओं की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों में जब ठंड होती है तो खोट के अंदर गांववासी मिट्टी या स्टील के बर्तन में ताजा दूध रखते हैं, जिससे वो गर्म रहता है और आसानी से दही में बदल जाता है। दुदरान में लोगों द्वारा अपनाई जा रही दूध भंडारण की ये व्यवस्था नकारात्मक जलवायु प्रभावों को कम करने में योगदान देती है। बिजली की खपत करने वाले रेफ्रिजरेटर से बचकर ये गांव अपने कार्बन पद चिन्ह को कम करता है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। बारामूला से दाऊद इब्राहिम और आसिफ नबी खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान हर दिन हर पल कुछ न कुछ नया और ख़ास ज़रूर सीखता रहता है और सीखने की इच्छा रखना यही अपने आप में बहुत ख़ास है। और ऐसे में हमने एक खबर दिखाई पंजाब के बठिंडा से, जहां पर दादा दादी नाना नानी का स्कूल चल रहा है। यहां पर बुजुर्ग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जी हाँ, बेबे बापू स्कूल लोगों को बहुत पसंद आया। बठिंडा जिले के बल्लो गांव का ये स्कूल, जिसमें ये बुजुर्ग पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। बेबे बापू स्कूल के नाम से मशहूर बल्लो गांव के निवासियों ने अनपढ़ बुजुर्गों को हस्ताक्षर कराने में सक्षम बनाने के लिए गांव में ये स्कूल खोला है। गांव की कुछ लड़कियों ने अपने गांव वालों के सहयोग से ये प्रण लिया है कि वे अपने गांव के बुजुर्गों को अंगूठा छाप नहीं रहने देंगे। स्कूल में पढ़ाने वाली राजविंदर कौर का कहना है कि बच्चों की शिक्षा पर तो सभी ध्यान देते हैं, लेकिन बुजुर्गों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता और इसीलिए हमारे गांव में ये अनूठी पहल शुरू की गई है। गांव बल्लो में बुजुर्गों को शिक्षा से जोड़ने के लिए शुरू किया गया ये प्रयास बेबे बापू स्कूल लोगों को यही संदेश दे रहा है कि अगर आप में कुछ करने का हौसला है और सीखने की ललक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उस वक्त उम्र महज एक संख्या मात्र है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पंजाब के बठिंडा से रमाशंकर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साल 2024 में कचरे से कंचन तैयार करने की कई खबरें दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी और ऐसी ही एक खबर बहुत खास रही। जी हाँ, मुंबई की 2 बेटियों से जुड़ी ये खबर थी, किस प्रकार वो कपड़े के कचरे से फैशन के नए नए प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हैं, लोगों को नया नया लुक दे रही हैं और वो भी इतना खास, लोगों को बहुत पसंद आया।
मिलिए मुंबई की दो महिलाओं प्रकृति राव और अक्षरा मेहता से, जो कपड़ों के कचरे को फैशन में बदल रही हैं, जिसका इस्तेमाल आप वर्षों तक कर सकते हैं। खास बात यह है कि इनकी टीम में सारी महिलाएं ही हैं। प्रकृति और अक्षरा मुंबई भर के औद्योगिक क्षेत्रों और विनिर्माण इकाइयों से कचरा प्राप्त करते हैं। ये जोड़ी कढ़ाई, एप्लिक सहित कई तरह की हस्त निर्मित तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें ज्यादातर चीजें हाथ से या सिलाई मशीनों से बनाई जाती हैं। ये दोनों बुनाई और रंगाई जैसी शिल्प कलाओं में पारंगत हैं, जिससे उन्हें अपने ब्रांड के सिद्धांतों के साथ तालमेल बिठाने वाली कई तकनीकों का पता लगाने में मदद मिलती है। जुहू बीच स्टूडियो में कपड़ा कचरे की खोज साल भर चलने वाला काम है। ये विनिर्माण इकाइयों से छोटे छोटे स्क्रैप अक्सर सिर्फ कुछ इंच के आकार के टुकड़े प्राप्त करती हैं और फिर तैयार होते हैं इनके शानदार डिजाइन। ये एक फास्ट फैशन बाजार है, जहां हर चीज का एक निश्चित जीवन काल होता है। JBS कपड़ा अपशिष्ट से ऐसे डिजाइन बना रहा है जो न केवल अलग दिखता है, बल्कि कपड़े की लाइफ भी बढ़ाता है। मुंबई से रूही मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक ना एक पौधा, एक ना एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ सुरक्षित है तो पर्यावरण सुरक्षित है और हम सबका जीवन सुरक्षित है। और इसी के लिए बहुत सारे लोगों के बहुत खास प्रयास रहे, और ऐसा ही एक प्रयास रहा झारखंड के देवघर के समीर अंसारी का। देवघर के समीर अंसारी पर्यावरण संरक्षण को लेकर संकल्पित दिख रहे हैं। समीर दिन रात पर्यावरण संरक्षण को लेकर अकेले ही काम कर रहे हैं। देवघर की लाइफलाइन कही जाने वाली दड़बा नदी के किनारे वन विभाग के द्वारा 15,000 पेड़ लगाए गए थे, लेकिन उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। समीर ने इन सभी 15,000 पेड़ों को गोद लेकर उनकी सुरक्षा में जुट गए। समीर अंसारी ने बताया कि जिस तरह से लोग बेपरवाह हो रहे हैं और पेड़ों को काट रहे हैं, नदी नाले को खत्म कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में काफी समस्या उत्पन्न होने वाली है। इसको देखते हुए सब कुछ छोड़कर वो दिन रात पर्यावरण संरक्षण को लेकर दड़बा नदी के किनारे एक कुल्हाड़ी और फावड़े की मदद से इन पेड़ों की रक्षा करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जंगली जानवर जाकर पेड़ों को नष्ट कर देते हैं, उसे भी ये बचाते हैं, क्योंकि पेड़ बचेंगे तभी हम भी बचेंगे। रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब आपको मिलवाते हैं पंजाब की टीम वाटर वॉरियर्स से, जिन्होंने बीड़ा उठाया है गंदी हो चुकी नदियों की सफाई का। लुधियाना में सतलुज नदी के किनारे कूड़ा उठा रहे हैं ये युवा। ये पंजाब के कुछ युवाओं की टीम है जो खुद को वाटर वॉरियर्स पंजाब कहते हैं। पंजाब में जल संकट को देखते हुए ये योद्धा नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हर रविवार को वाटर वॉरियर्स पंजाब के कुछ युवा लाड़ीवाल के पास सतलुज नदी के पुल के ऊपर और नीचे सफाई करते हैं और लोगों को नदी में कुछ भी ना फेंकने के बारे में जागरूक करने का प्रयास करते हैं। पंजाब से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। साल 2024 में देश के अलग अलग भागों से असंख्य ऐसी कहानियां हमारे सामने आईं जो अपनी संस्कृति और विरासत को सहेजने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा ही एक प्रयास कर रहे हैं ऊधमपुर के गौरीनाथ, जो कि सारंगी बजाकर अपनी विरासत के असंख्य रूपों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। अपने अनुभवी हाथों से अपनी पुरानी सारंगी बजाते हुए आत्मसंतुष्ट ये हैं जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले के गौरीनाथ, जो अपने पुराने वाद्य यंत्र और इससे जुड़ी संस्कृति युवाओं के बीच साझा कर रहे हैं। बाबा तजिया राजे कालन ऊधमपुर निवासी गौरीनाथ ने सारंगी वादन की वर्षों पुरानी डुग्गर कला को आज भी जिंदा रखा है। अपनी सारंगी की तान पर माता रानी और डुग्गर लोक संस्कृति में रचे बसे गीतों से कुल देवताओं का गुणगान कर वो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हैं। मात्र 10 वर्ष की आयु में अपनी दादा से सीखी इस कला को उन्होंने मुख्य पेशा बनाया। ऊधमपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
हम सभी के घरों में कुछ किताबें ऐसी ज़रूर होती हैं जो किसी काम की नहीं होती और वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किताबों की सच में ज़रूरत होती है और उनके पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। साल 2024 में ऐसी अनेक कहानियां हमारे सामने आईं जो बेकार किताबों को भूखे दिमागों से जोड़ने का काम कर रही हैं, जो लोगों को मुफ्त में पुस्तकालय के जरिए किताबें मुहैया करा रही हैं। और ऐसा ही एक प्रयास रहा हैदराबाद के फूड फॉर थॉट फाउंडेशन का। घर घर पुस्तकालय के आदर्श वाक्य और बेकार किताबों को भूखे दिमागों से जोड़ने के अलग मिशन के साथ हैदराबाद स्थित फूड फॉर थॉट फाउंडेशन आगे आया है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 116वें एपिसोड के दौरान इसकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रामाणिक जानकारी प्रदान कराने वाले प्रभावशाली पुस्तकालय बनाने के लिए हैदराबाद के फूड फॉर थॉट फाउंडेशन की प्रशंसा की। फूड फॉर थॉट फाउंडेशन ने पूरे भारत में लगभग 620 पुस्तकालय स्थापित किए हैं, जिसमें से तेलंगाना में 124 शामिल हैं। फूड फॉर थॉट फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जो 2015 से भारत में पढ़ने की क्रांति को प्रज्वलित करने के एकमात्र उद्देश्य से संचालित है। इस पहल के तहत भारत के 92 शहरों और 21 राज्यों में लगभग 620 पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें स्कूल, जेल और IIT गुवाहाटी, सेंट्रल जेल, सिक्किम जैसे सामुदायिक स्थान शामिल हैं। हैदराबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। साल 2024 में स्वच्छता अभियान से जुड़ी अनेक खबरें लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी और ऐसे ही एक शानदार प्रयास सामने आया उत्तरकाशी के झाला गांव से, जहां पर युवाओं ने बीड़ा उठाया है स्वच्छता का। वो ना केवल स्वच्छता करते हैं, कूड़ा संग्रह करते हैं, बल्कि उसका पुनर्चक्रण भी करते हैं और रिसाइकिल करके उससे नए उत्पाद भी तैयार करते हैं। उत्तरकाशी जिले का झाला गांव के युवा यहां रोजाना 2 घंटे स्वच्छता अभियान चलाते हैं। युवाओं की टोली हर दिन 140 घरों के साथ ही बाजार की होटलों, दुकानों और यहाँ वहाँ बिखरे कचरे को भी साफ करती है और लोगों को भी जागरूक करती है। कूड़ा निस्तारण के लिए बाजार में ही कचरा संग्रहण केंद्र बनाया गया है। युवाओं की इस पहल से गांव में स्वच्छता अब साफ नजर आती है। झाला गांव को जोड़ने वाला मार्ग ही नहीं, गांव का हर घर, आंगन और गलियां भी कूड़ा कचरा मुक्त हैं। झाला पॉलिथीन मुक्त गांव बनने की ओर बढ़ चला है और बहुत जल्द यह जिले का पहला प्लास्टिक मुक्त गांव भी बन जाएगा। धन्यवाद प्रकृति अभियान में अभिषेक रौतेला को जहां ग्रामीणों का साथ मिल रहा है, वहीं अधिकारी भी उनके इस अभियान में साथ हैं। झाला गांव की यह पहल अन्य गांवों के लिए एक मिसाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, देहरादून।
अगर आप किसी कैफे में जाएं और वहां पर आपका ऑर्डर लेने के लिए दिव्यांग आएं तो शायद आप थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन देश भर में ऐसे अनेक कैफे चल रहे हैं और हमने ऐसी कई कहानियां अपने दर्शकों को दिखाई हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे मिट्टी कैफे में। ये कहानी हमने अपने दर्शकों को दिखाई और उन्हें बहुत पसंद आई। यहाँ पर मैनेजर से लेकर शेफ तक और वेटर तक सभी दिव्यांग हैं। टेबल पर ऑर्डर लेते दिव्यांग, मैनेजर, शेफ और कैशियर सभी दिव्यांग। जी हाँ, ये दुनिया है मिट्टी कैफे की। मिट्टी कैफे के देश भर में ऐसे कई आउटलेट्स हैं जो दिव्यांग चला रहे हैं। साल 2017 में 2-3 लोगों से शुरू हुए इस मिट्टी कैफे के आज देश भर में कई आउटलेट्स हैं, जिसमें सैकड़ों दिव्यांग लोग काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये सभी कर्मचारी शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर दिव्यांग हैं। दरअसल मिट्टी कैफे एक ऐसा कैफे है जिसका उद्देश्य दिव्यांगों को रोजगार देना है, ताकि वो अपनी जिंदगी सम्मान और आत्मनिर्भरता से जी सकें। ये कैफे ना सिर्फ लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि दिव्यांगों की जिंदगी को रोशन कर रहा है। मिट्टी कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं है, ये सशक्तिकरण और समावेशन का केंद्र है। यहाँ सभी को सार्थक रोजगार मिल रहा है और अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है। ये कैफे एक मॉडल बन गया है कि कैसे व्यवसाय समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये कहानी है इन दिव्यांगों के अथक प्रयासों और जज्बे की, जिसने रूढ़िवादिता को तोड़ दिया है और प्रदर्शित किया है कि अगर मौका मिले तो दिव्यांग समाज में सार्थक योगदान दे सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी मोहित के साथ शहला निगार, डीडी न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं गुजरात के बनासकांठा के युवाओं के प्रयास, जिन्होंने जल संचयन की एक अनूठी मुहिम चलाई और उन्होंने खेतों में तालाब तैयार किए, बारिश का पानी उसमें संरक्षित किया, 1 फुट वॉल प्रणाली इजाद की और ऊंचाई वाले खेतों तक इसके जरिए पानी को पहुंचाया और इस प्रकार खेती में एक अलग क्रांति लाए। ये शिक्षित किसान दूसरों को जल संरक्षण के बारे में सिखा रहे हैं। ये दृश्य ही जिले की जल संचयन की उपलब्धि को बताने के लिए काफी है। 2 साल पहले डिसा तालुका के किसानों ने वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए अपने खेत में एक बड़ा फार्म टैंक बनाया और अब वो फसल उगाने के लिए उस फार्म टैंक के पानी का उपयोग करते हैं। इससे इन्हें हर साल खेत से 5 से 7 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। दरअसल अनियमित और अपर्याप्त वर्षा वाले बनासकांठा जिले में साल 2015 और 17 में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे लाखों लीटर पानी खेतों से रेगिस्तान में बह गया। इतनी भारी बारिश से भी किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। बनासकांठा जिले में पानी का स्तर इतना नीचे चला गया था कि किसानों को 1200 फीट के 4 बोर करने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा था। तब डिसा तालुका के आनंद भाई और प्रगतिशील किसानों की एक टीम ने अपने खेत में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए अपने खर्च पर एक खेत तालाब बनाया। नतीजा ये हुआ कि वर्षा का पानी इसमें जमा होने लगा और जिले के किसान इसका फायदा उठाने लगे और फिर इसी तर्ज पर कुछ और खेत तालाब भी बनाए गए, जिससे जिले के 700 किसानों ने अपने खेतों में 700 लाख लीटर वर्षा जल एकत्रित कर तीनों मौसमों में खेती की और समृद्धि के उच्चतम स्तर को हासिल किया। डीसा के इन युवाओं ने जल संचयन के कुछ अन्य मार्गों को भी अपनाया। जो किसान ऊंचाई वाले क्षेत्र में खेती करते हैं, उन तक इन्होंने खेत तालाब के पानी को बिना मोटराइजेशन के पहुंचाने के लिए फुट वॉल्व प्रणाली की इजाद की। इसके लिए एक वॉल्व खेत तालाब में ज्यादा गहराई में लगाया गया और दूसरा ऊंचाई वाले खेत में। इस प्रकार बिना मोटर के आज कई किसान खेत तालाब से 700 फीट तक अपने खेतों तक ये पानी आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने बोर रिचार्ज की भी नई पद्धति को अपनाया और अपने बोरिंग के पास गड्ढा करके उसमें कंकड़, पत्थर और रेता डालकर वर्षा जल से बोरिंग को रिचार्ज किया। इससे स्वच्छ जल एकत्रित होने लगा और भूजल स्तर गिरने की समस्या खत्म होने लगी। नतीजा, जिले के कई किसानों के जीवन में विकास की एक नई सुबह हुई।
गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बनासकांठा से श्वेता यादव और सरफराज नागोरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। साल 2024 में यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाने की कई खबरें लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहीं और ऐसी ही एक खबर रही मध्य प्रदेश के इंदौर के 10 वर्षीय एक बालक की। जी हाँ, यह है आदित्य तिवारी, जो लोगों को स्वरचित गीत गाकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक बना रहे हैं। बेतरतीब होते ट्रैफिक को सुधारने के लिए यातायात पुलिस के साथ साथ अब आम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। ये है इंदौर शहर के विष्णुपुरी कॉलोनी में रहने वाले 10 वर्षीय आदित्य तिवारी। जो लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने में जुटे हुए हैं। आदित्य सोमवार से शनिवार तक इंदौर के चौराहों पर ट्रैफिक को संभालते हैं और लोगों को इन नियमों के प्रति जागरूक करते हैं। मैं ट्रैफिक 3 साल से संभाल रहा हूँ। मेरी दीदी ना एक मिशन चलाती है, मिशन नो स्मोकिंग, तो मेरा वो भी देश सेवा करती थी देश के साथ, तो मेरा भी मन हुआ कि देश की सेवा करनी है मुझे। आप यातायात नियमों के पालन करें और सुरक्षित रहें ताकि आपका प्रियजन आपका मुस्कुराकर स्वागत कर सके, ना कि दुख भरे आंसू। वर्तमान में ऐसे प्रयासों की बहुत जरूरत है क्योंकि अक्सर कुछ लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और नियमों का पालन करने वाले अन्य नागरिकों को उनकी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। युवा ही देश का भविष्य है। 10 वर्षीय आदित्य तिवारी ने इंदौर की सड़कों पर यातायात जागरूकता फैलाकर अपनी क्षमता के अनुसार इस कथन को चरितार्थ किया है। मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सामुदायिक भावना की एक दिल छू लेने वाली कहानी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सामने आई, जहां पर लड़कियों की एक ड्रीम टीम ने बीड़ा उठाया सड़कों को सुरक्षित बनाने का और इन्होंने जगह जगह उत्तल दर्पण स्थापित किए। कोल्हापुर, जो अपने 90 डिग्री मोड़ों के लिए जाना जाता है, कोल्हापुर को 6 प्रमुख चौराहों पर खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट के कारण दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ा है। इन खतरनाक मोड़ों ने ड्राइवरों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटने के लिए बीड़ा उठाया है अर्पिता राउत, श्रुति चौगुले, श्रेया चौगुले, नेहा पाटिल और श्रेया प्रमोद चौगुले की ड्रीम टीम ने। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और इन समस्याग्रस्त जंक्शनों पर वास्तविक उत्तल दर्पण यानी कि रियल कॉन्वेक्स मिरर्स स्थापित करने के लिए अपने स्वयं के पैसे का निवेश किया। ये युवा चैंपियन विभिन्न कॉलेजों से हैं, जो समुदाय की भलाई की सोच रखते हैं। यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी के बीच भी ये युवा महिलाएं आम लोगों के सपनों को साकार करने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटी। अच्छी पहल के परिणाम भी बेहतर ही होते हैं। जहाँ सड़क 90 डिग्री मोड़ लेती है, उन स्थानों पर उत्तल दर्पण स्थापित करने से पहले ही वाहन के अचानक सामने आ जाने से होने वाली कई दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके लिए ड्रीम टीम को कोल्हापुर पुलिस यातायात शाखा से भी समर्थन मिला है। उत्तल दर्पण स्थापना की लागत लगभग 6,000 रुपए है। अपने खुद के पैसों से इन लोगों ने पूरे कोल्हापुर में प्रमुख स्थानों पर ये उत्तल दर्पण लगाए हैं।
ये दर्शाता है शहर की सड़कों की सुरक्षा में सुधार के प्रति उनके गहरे समर्पण और प्रतिबद्धता को। इस उल्लेखनीय प्रयास ने न केवल कोल्हापुर की सड़कों को सुरक्षित बना दिया है, बल्कि इन युवाओं को अपने समुदाय के स्तंभ के रूप में भी स्थापित किया है। ऐसी दुनिया में जहां निस्वार्थता और समुदाय की भागीदारी की खबरें अक्सर अधिक सनसनीखेज कहानियों के पीछे रह जाती हैं, ड्रीम टीम की कहानी समाज में वास्तविक बदलाव लाने वाले व्यक्तियों की इच्छा शक्ति का एक प्रमाण है। इन युवाओं ने साबित कर दिया है कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के साझा दृष्टिकोण से प्रेरित होने पर सपने वास्तव में सच हो सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शशि गजवानी और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये तो बस एक झांकी है। साल 2024 में असंख्य ऐसी शानदार कहानियां रहीं जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी और उन्हें दर्शकों का मिला भरपूर प्यार। लेकिन आधे घंटे के इस कार्यक्रम में उन सभी कहानियों को समेट पाना मुश्किल है, लेकिन हमने कोशिश की है कि चुनिंदा कहानियों को आप तक जरूर पहुंचाया जाए। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। इस वादे के साथ आपसे लेते हैं विदा। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।